आज की मीटिंग का जो मेन हमारा फंडामेंटल रहने वाला दोस्तों वो यही है कि हम प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी के अंदर के डिफरेंस को समझ पाएं। जब आप टेक्नोलॉजी को समझोगे, इस इंग्रेडिएंट की, इस प्रोडक्ट की, तो आपके लिए इसको सेल करना या किसी को बताना, किसी को प्रमोट करना इतना ज़्यादा आसान हो जाएगा कि आप कभी इसको सेल करोगे ही नहीं। ये जिस पर्सन को आपने राइट इंफॉर्मेशन दे दी, वो पर्सन इसको खुद खरीदेगा। आपको नहीं बोलना पड़ेगा कि आप इसको खरीदो या ना खरीदो। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं दोस्तों कि एक ह्यूमन बॉडी बनती कैसे है। ह्यूमन बॉडी कैसे बनती है दोस्तों? मेल और फीमेल दोनों के अंदर 23 क्रोमोजोम से जो फ्यूजन के बाद पहला सेल बनता है, जिसको जो पहला सेल बनता है 46 क्रोमोजोम का, उस एक सेल को बेसिकली मदर सेल बोला जाता है। या ये कहा जाए मेडिकल लैंग्वेज के अंदर कि उसको एम्ब्रॉनिक स्टेम सेल बोला जाता है। अब वो एक सेल क्या करता है? पहला सिर्फ एक सेल बनता है। अब वो एक सेल क्या करता है? आगे सेलों की डिवर्जन करता है। जैसे ये एक सेल बॉडी के अंदर बना, आप अमीबा को देखते हो कि उसका सिर्फ एक सेल होता है, वो एक के दो सेल नहीं बनते कभी भी। बट ह्यूमन बॉडी क्योंकि मेल और फीमेल के फ्यूजन से बना हुआ है, तो अब दोनों की एनर्जी है, दोनों के अलग अलग उनके अंदर क्रोमोसोम्स हैं, तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पैदा होते हैं। एक सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा, जब एनर्जी मिलती है तो वो एक के दो सेल बनते हैं। जब एक के दो सेल बनते हैं तो फिर क्या होता है कि वो दो जो अलग अलग सेल बने वो भी अपना अपनी एनर्जी उनको मिलती है, जब तो वो दो के चार सेल बनते हैं। चार के फिर आठ सेल बनते हैं, फिर 16 बनते हैं, फिर 32 बनते हैं, फिर 64 बनते हैं। अब 64 सेल जो पहले दो चार छः आठ, दो चार आठ 16 32 64 बने, इन सेलों के अंदर क्या होता है कि एक ह्यूमन बॉडी का पूरा ब्लूप्रिंट आ जाता है। ब्लूप्रिंट इन द सेंस कि बच्चे का स्किन कलर कैसा होगा, माँ के ऊपर जाएगा या पिता के ऊपर जाएगा, उसके बालों का कलर कैसा होगा, उसकी आंखों का कलर कैसा होगा, उसकी हाइट क्या होगी, उसका नेचर क्या होगा, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, वो सारी चीजें जो होती हैं, एक डीएनए जो होता है, इन 64 सेलों की सीरीज के अंदर फिट हो जाता है। अब जैसे ये सेल बनते हैं तो अब यहां से सेल बनने की प्रक्रिया और फास्ट हो जाती है। होता क्या है कि वो 64 बने, फिर 128, फिर 256, 512, ऐसे करते 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 करोड़ों सेल बनने शुरू हो जाते हैं। करोड़ों अरबों सेल बनते हैं। बट दोस्तों ये सोच के देखो कि ये एक सेल से दो बने थे, दो से चार बने थे, चार से आठ बने थे। बट जब डिलीवरी होती है, एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है, तो क्या वहां सिर्फ सेलों का गुच्छा बाहर आया? क्या ये देखा गया कि एक सेल से वो करोड़ों सेल बन गए और वो गोला बाहर आ गया? नहीं। वो क्या होता है उसके बाद, उसकी बॉडी के अंदर ये जो सेल बन रहे थे, जो 264 बने थे, 128 बने थे, इनके बाद जो सेल बन रहे हैं, इनमें से कुछ सेल जो पावरफुल सेल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो स्पेशल सेलों का रूप लेते हैं, जो लगभग 220 तरह के होते हैं, जिसमें हार्ट का एक अलग सेल बनता है, क्योंकि सेल तो वही है। ऐसा नहीं है कि जो स्पेशल सेल हैं वो कहीं और से आते हैं, वो भी उसी सेलों के बीच में से निकले हुए हैं। बट वो कौन था? जो लीडर सेल था, जिसने उन करोड़ों में से खुद को प्रूव किया कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, मैं इस काबिल हूं। वो वाला सेल स्पेशल सेल के अंदर कन्वर्ट होता है। अब वो 220 सेल जब बनते हैं, वो क्या करते हैं, फिर वो एक एक के लिए प्रोग्राम हो जाते हैं। मतलब हार्ट वाला हार्ट के लिए प्रोग्राम हो जाता है, किडनी वाला किडनी के लिए प्रोग्राम हो जाता है, स्किन वाला स्किन के लिए, लंग्स वाला लंग के लिए, ब्लड वाला ब्लड के लिए, ऐसे करते हुए पूरी बॉडी का पार्ट ये स्पेशल सेल संभालते हैं। इन स्पेशल सेल्स का ही काम होता है कि जब भी बॉडी के अंदर सेल टूटते हैं, उतनी मात्रा में ये स्पेशल सेल नए सेल बनाने का काम करते रहते हैं। मतलब अगर एक बच्चे के अंदर डेली 200 सेल टूट रहे हैं, तो 1000 सेल बन रहे होते हैं, क्योंकि बनने की प्रक्रिया ज्यादा होती है। 18 साल की उम्र तक ऐसा ही प्रक्रिया चलती रहती है कि अगर 1000 सेल टूटे हैं, 1200 बनेंगे, 1500 बनेंगे, तो होता क्या है कि बच्चे की ग्रोथ होती है। बट
मिडल एज के अंदर जाके ये क्या होता है, 30 साल की उम्र के बाद ये क्या होता है कि 1000 सेल अगर टूट रहे हैं तो 1000 ही बनते हैं। तो वो मिडल एज आ जाती है, लगभग 45 की एज तक यही चलता है। बट जैसे ही 40 करता है पर्सन, तो वो वहां पर ये प्रोसेस उल्टा होना शुरू हो जाता है कि अगर 1000 सेल टूट रहे हैं तो 800 सेल ही बॉडी में बन रहे हैं। तो वो एजिंग फैक्टर की तरफ एक पर्सन जो है वो जाना शुरू कर देता है। अब जब ये प्रोसेस बन रहा था, जो मैंने बताया था 200 तरह के सेल, अब इन्हीं के साथ पूरी की पूरी बॉडी का निर्माण होता है, जिसमें किडनी सेल बनते हैं, लीवर सेल बनते हैं, बोन सेल बनते हैं, लंग्स के सेल बनते हैं, ब्रेन के, ब्लड के, हार्ट के, ये सारी की सारी कंप्लीट बॉडी जो है वो उन्हीं उसी 43 क्रोमोजोम से निकली हुई है। मतलब इसके लिए कोई स्पेशल चीज नहीं थी बॉडी में कि ये हार्ट वाला बनेगा, ये किडनी वाला बनेगा, ये स्किन वाला बनेगा, नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं था। उन्हीं सेलों के अंदर से ही ये सेल निकले हुए हैं। मतलब बेसिकली क्या है कि हमारी बॉडी जो बेस जुड़ी हुई है वो मदर सेल के साथ है। मदर सेल ही हमारी बॉडी का मेन, स्टेम सेल उसको नाम दे दिएगा, बट वो बेसिकली क्या है, ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये सेल जो है बच्चे के साथ प्लेसेंटा जो जुड़ा होता है, जिसको जिसको हम हिंदी में या पंजाबी में इसको नोड भी बोल देते हैं, नाड़ बोल देते हैं, नाड़ुआ बोलते हैं पंजाबी में हमारे यहाँ। तो ये बेसिकली जो सेल है, यहीं से बच्चे को नरिशमेंट भी मिलती है, उसकी ग्रोथ भी हो रही होती है, हर चीज जो है वो यहीं से चल रही होती है। अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि यहां से स्टेम सेल की जब रिसर्च होनी शुरू हुई थी, तो यहां से बात करते हैं स्टेम सेल की जो रिसर्च होनी शुरू हुई थी। ये 1944 में डॉक्टर लॉन वेलमेट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये रिसर्च की कि बेसिकली क्या हुआ, मेल और फीमेल के 23 क्रोमोजोम के साथ एक बेबी रेडी हुआ था। तो इस डॉक्टर ने क्या सोचा कि अगर ये पॉसिबिलिटी है, तो हम जो बच्चा है, जो मान लो आज एक इंसान है, उस इंसान के दिमाग को हम एक स्टोर कर सकते हैं, ताकि उस इंसान की, जो तेज दिमाग वाला इंसान है, वो हमेशा इस दुनिया पे रहे। तो उसने वो एक्सपेरिमेंट किया एक शीप के ऊपर। शीप के ऊपर क्या किया कि एक शीप के 23 क्रोमोजोम लिए गए उसकी स्किन से, और दूसरी शीप से 23 क्रोमोजोम लिए गए। उसको लैब में रखा गया, टेस्ट ट्यूब बेबी जैसे रेडी होता है, वहां उसका प्रोसेस चलाया गया। जैसे प्रोसेस हो रहा था वो प्रोसेस एज इट इज चला, और एक बेबी शीप ने जन्म लिया। मतलब वो प्रोसेस सारा कुछ सही चला जो चलना चाहिए था, और एक बेबी शीप ने जन्म लिया। उस बेबी शीप का नाम डॉली रखा इस साइंटिस्ट ने। सारी चीजें दोस्तों कंप्लीट हुई, जो शीप आप देख रहे हो ये वही शीप है, 6 साल की एज तक ये शीप इनके साथ रही। बट इसके अंदर एक कमी रह गई थी। वो कमी ये थी कि इस शीप के अंदर ब्रेन नहीं था। ब्रेन क्यों नहीं था? क्योंकि जैसे ही एक मदर सेल को, जहाँ ये कहा जाए कि नाड़ुए के सेल को बच्चे से अलग किया जाता है, ये जो एक्टिव सेल होते हैं वो डीमोरलाइज हो जाते हैं। डीमोरलाइज मतलब कि वो 100% काम नहीं कर सकते दोबारा उसी प्रोसेस में, जो एक नेचर ने जिसको बनाया था वो उस तरीके से काम नहीं कर सकते दोबारा। तो इसी वजह से ये वाला एक्सपेरिमेंट तो फेल हो गया। मतलब ये एक्सपेरिमेंट के ऊपर बैन लगा दिया गया था कि इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा नहीं किया जाएगा, क्योंकि मुर्दे खड़े नहीं करने, तो इस रिसर्च का कोई फायदा नहीं हुआ। बट दूसरा साइंटिस्ट एक और था, जेम्स थॉमसन। इस साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि ये तो प्रूव हो गया कि ये जो ह्यूमन क्रोमोसोम सेल हैं, जहां ये कहा जाए कि जो भी क्रोमोसोम सेल हैं, उस क्रोमोसोम सेल के साथ बॉडी का निर्माण दोबारा किया जा सकता है, क्योंकि ये प्रूव हो चुका था कि एक बॉडी दोबारा बनी। कमी कहाँ रही कि उसके अंदर ब्रेन नहीं था। बट इस साइंटिस्ट ने वो जो रिसर्च की, इसको एम्ब्रॉनिक स्टेम सेल का नाम बेसिकली इस साइंटिस्ट ने दिया था। इसने देखा कि उस बेस सेल को, जो बच्चे और मदर के बीच में जो जुड़ा हुआ सेल है, उसको अगर संभाल के रख लिया जाए, अब उसके अंदर हार्ट के सेल भी हैं, किडनी के सेल भी हैं, लंग्स के सेल भी हैं, ब्लड के सेल भी हैं। हर एक वो सेल है जिससे बॉडी का निर्माण हुआ था। तो अगर उसको संभाल लिया जाए, और अगर उसमें से हार्ट का सेल किसी को चाहिए, वो हार्ट वाला सेल उसमें से निकाल लिया जाए और उस हार्ट के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाए जिसको जरूरत है, तो वो वाले सेल दोबारा रीबिल्ड किए जा सकते हैं। तो इस साइंटिस्ट ने वो रिसर्च की,
और वैसे ही करके देखा, जिसका स्टेम सेल संभाला हुआ था, या ये कहा जाए कि जो मदर और माँ के बीच का जो नाड़ुआ था, उसके अंदर का जो ब्लड होता है बेसिकली उसको स्टोर किया जाता है। उस स्टोर सेल में से वो सेल निकाले जाते हैं, हार्ट के सेल, किडनी के सेल, स्किन के सेल, वो निकाल के उस बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं जिस पर्सन का वो संभाला हुआ है। अब ये संभालने के लिए दोस्तों क्या है कि आज बहुत सारी बैंक्स खुल चुकी हैं। लाइफ सेल नाम की एक बैंक है, उसके बाद कोड लाइफ है। तो ऐसी बहुत सारी बैंक्स हैं, और इनका जो खर्चा है प्रिजर्व करने का दोस्तों, वो लगभग अगर हम बात करें तो लगभग लगभग 1 साल का 1 लाख रुपए के आसपास का खर्चा होता है। वो खर्चा क्यों होता है? इस सेल को प्रिजर्व करने का वो खर्चा इसलिए होता है कि जब ये बच्चे और माँ के साथ जुड़ा नाड़ुआ जो होता है उसको जब काटा जाता है तो उसके अंदर का ब्लड जो है वो स्टोर कर लिया जाता है, और उसको -196 डिग्री टेम्परेचर पे रखा जाता है। आप सोचो दोस्तों कि आपके घर के ऊपर एक एसी चल रहा होगा अभी भी, उसका टेम्परेचर लगभग 24 रहता है। और अगर 24 डिग्री टेम्परेचर वाला वो एसी पूरा महीना चलेगा तो उसका बिजली का बिल कितना आएगा? लगभग 8-10 हज़ार रुपया। मुझे लगता है कि हर स्टेट में इतना ही खर्चा रहेगा, 8-10 हज़ार रुपया। 5 से लेके 10 हज़ार के बीच में, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है, वो 5 से लेके 10 हज़ार रुपये महीने का खर्चा रहेगा। बट अगर उसको -24 कर दिया जाए तो बिजली की कंजप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, और अगर उसको -100 डिग्री किया जाए तो कंजप्शन और भी ज़्यादा होगी। तो इसी तरीके से, क्योंकि -196 का मतलब -200 डिग्री टेम्परेचर पर उसको रखना पड़ता है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वही इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो लगभग साल का, अगर 1 लाख रुपए ले रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रोटेक्शन कॉस्ट है। कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं कहूँगा कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं ले रहे वो, बट वो सिर्फ एक प्रोसेस है दोस्तों उस सेल को प्रिजर्व करने का, उसकी कॉस्ट है। अब फ्यूचर में अगर बच्चे को कभी प्रॉब्लम आती है तो उस बच्चे का वो जो ब्लड सेल रखा हुआ है, जो मदर सेल संभाल के रखा हुआ है, अब मान लो 40 साल की उम्र में बच्चे को कोई इशू आया, तो उसकी अगर किडनी में इशू था, वो किडनी सेल वहां से निकालेंगे, उस सेल को लैब में वो कल्चर करेंगे। कल्चर करने के बाद उस सेल को उस बंदे की किडनी के ऊपर इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो उसकी जो किडनी थी वो वाला किडनी का इशू जो है वो सॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के घुटने में कोई इशू आया तो सेम वो राइट घुटने में इशू आया तो वो वाला सेल वो निकालेंगे, उसकी कार्टिलेज को दोबारा रिपेयर करने के लिए वही वाला सेल इंजेक्ट करेंगे, और उसकी कार्टिलेज जो है वो ठीक होगी। बट यहां पर एक इशू क्या है दोस्तों? पहली चीज इसकी प्रिजर्वेशन कॉस्ट, और दूसरी चीज जो है कि अब किसी के राइट घुटने में दिक्कत थी तो राइट घुटने का ट्रीटमेंट हुआ, अब उसकी कॉस्टिंग वो डिपेंड करती है दोस्तों हर एक डिसीज के हिसाब से, अलग अलग कॉस्टिंग है उसकी। वो 20 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ तक कुछ भी हो सकती है। अब मान लीजिए किसी के राइट घुटने में दिक्कत हुई, वो वाला ट्रीटमेंट कर लिया गया, अब उसके लेफ्ट घुटने में अगर प्रॉब्लम हुई तो ये सारा प्रोसेस जो है वो दोबारा से चलाया जाएगा और खर्चा भी दोबारा से होगा। सो ये सारी चीजें देखते हुए दोस्तों एक चीज निकल के ये आई थी कि ये साइंस ने प्रूव कर दिया कि मदर सेल के साथ बॉडी सेल्स को दोबारा रिपेयर किया जा सकता है। बट अब इसमें इशू क्या है? एक कॉमन बंदे की, एक नॉर्मल जो मिडिल क्लास पर्सन है, उस पर्सन की पॉकेट से ये बहुत दूर चला गया ये ट्रीटमेंट, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी प्रिजर्वेशन कॉस्ट जो है वो बहुत हाई है, और उसके बाद जो इसके ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो उससे भी ज़्यादा हाई चली जाती है। तो इसी चीज के चलते हुए एक साइंटिस्ट और हुए, वो साइंटिस्ट का नाम है दोस्तों डॉक्टर फ्रेड जूली। डॉक्टर फ्रेड जूली जो है वो बायोकेमिस्ट हैं। मेबल बायोकेमिस्ट्री एक कंपनी है स्विट्जरलैंड की, उसके ये फाउंडर हैं। इन्होंने क्या देखा दोस्तों, ये बात दोस्तों समझने वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस बात को ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आप ये वाला पॉइंट समझ गए तो लगभग इस ट्रेनिंग का पूरा जो पार्ट है वो समझ आ जाएगा आपको। डॉक्टर फ्रेडजूली ने क्या देखा कि ये प्रूव हो चुका है कि ह्यूमन सेल के साथ एक बच्चे को ठीक किया जा सकता है, एक ह्यूमन को ठीक किया जा सकता है। बट वहां पर इशू क्या है कि एक कॉमन मैन की पॉकेट से वो बहुत दूर चला गया।
तो अब डॉक्टर फ्रेडजूली ने क्या देखा कि इस दुनिया में तीन तरह के स्टेम सेल हैं। मतलब पहला ह्यूमन सेल है, दूसरा एनिमल सेल है, और तीसरा है प्लांट सेल। क्योंकि ये बायोकेमिस्ट थे तो इनको प्लांट्स के बारे में नॉलेज थी, तो उन्होंने देखा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर एनिमल सेल नहीं डाला जा सकता, क्योंकि उनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, उसके सेल स्ट्रक्चर अलग हैं, तो वहां पर वो पूरी तरह से रिएक्ट करेगा। तो इन्होंने ये देखा कि प्लांट स्टेम सेल के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं, क्योंकि प्लांट से ही हम जिंदा हैं। हम अगर वेजिटेबल्स ले रहे हैं वो भी प्लांट से हैं, हम फ्रूट खा रहे हैं वो भी प्लांट से आ रहे हैं, हम चावल खा रहे हैं वो भी प्लांट से हैं, हम दालें खा रहे हैं, हर चीज हम प्लांट से पहले से ही ले रहे हैं। सो इन्होंने ये देखा कि ये तो प्रूव है कि प्लांट सेल ह्यूमन बॉडी के साथ मैच करेंगे। तो इनकी रिसर्च कई लंबे समय तक चली, लगभग 10-15 साल इनकी रिसर्च चली। उस रिसर्च में इनके सामने एक ग्रीन एप्पल आया दोस्तों। उस ग्रीन एप्पल का नाम था मॉलस डोमेस्टिका। मॉलस डोमेस्टिका ग्रीन एप्पल की अगर बात करूं, मैंने ग्रीन एप्पल का नाम लिया तो हर पर्सन के दिमाग में चला होगा कि ग्रीन एप्पल तो हमारे यहाँ भी मिलते हैं, आपके शहर में भी मिलते होंगे। लगभग 200 तरह की वैरायटी आती है ग्रीन एप्पल के अंदर। जैसे अभी हम आम का सीजन निकला है तो आम की 50-100 वैरायटीज आती हैं, वैसे ही अलग अलग वैरायटीज ग्रीन एप्पल के अंदर भी आती हैं। तो मॉलस डोमेस्टिका स्विट्जरलैंड के अंदर एक स्पेशल प्लेस के ऊपर माइनस लगभग 96 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर वो फ्रूट जो है वो पनपता है। उस प्लांट के फ्रूट की खास बात यह है कि अगर वो प्लांट पेड़ से आपने तोड़ लिया, अपने घर में उसको रख लिया, तो आप उसको 1-1.5 महीने बाद भी अगर उस पे टेबल के ऊपर जो आपने रखा था वहां देखोगे, तब भी उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू एज इट इज वैसी ही रहेगी जो उसके अंदर पहले दिन थी। आपने दोस्तों नोट किया होगा कि आप अपने घर में एक एप्पल काट के उसको रख दो, लगभग 1-2 घंटे के बाद ही वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है। रीजन कि ऑक्सीडेशन हो जाती। बट इस मॉलस डोमेस्टिका को आप काट के रख दो तो लगभग 2-3 दिन उसके अंदर ऑक्सीडेशन ही नहीं होती। अब उसी कटे हुए एप्पल को अगर आपने चारों हिस्सों को जोड़कर किसी बच्चे ने रबड़ मार के रख दिया, तो वो अपने आप को दोबारा हील कर लेता है। तो ये मॉलस डोमेस्टिका की कुछ खास बातें थी। जब डॉक्टर फ्रेडजुली को ये पता चला तो उन्होंने देखा कि अगर ये एप्पल खुद को इतने फास्टली दोबारा से हील कर सकता है, तो ये ह्यूमन बॉडी के साथ मिलके सही रिजल्ट दे सकता है। तो वो वाला सेल उन्होंने निकालकर ह्यूमन बॉडी के सेल के साथ जब मैच किया, तो वो इक्वली वैसे ही काम कर रहा था जैसे ह्यूमन सेल काम करते हैं। तो अब जब इस सेल को, अब दोस्तों एक चीज दोबारा मैं बताऊंगा कि जो हमारी बॉडी के अंदर सेल थे, लगभग स्पेशल सेल, जो स्पेशल सेलों की बात मैंने की थी, लगभग 220 तरह के स्पेशल सेल हैं जिनका काम क्या है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के सेल को रीबिल्ड करना, रीजनरेट करना। मतलब जितने सेल टूट रहे हैं उतने ही सेल दोबारा से रीजनरेट करना, ये उनका काम है। अब वो प्रोग्राम है अपने अपने काम के लिए। मतलब हार्ट वाला सेल हार्ट के लिए ही प्रोग्राम है, किडनी वाला सेल किडनी के लिए प्रोग्राम है, स्किन वाला सेल स्किन के लिए प्रोग्राम है। अब उनमें से 220 सेलों में से कोई एक सेल अगर काम नहीं कर रहा, तो ये 219 मिलके उसकी सपोर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये प्रोग्राम सेल हैं अपने अपने काम के लिए। बट मॉलस डोमेस्टिका की खास बात दोस्तों क्या है, ये देखिए यहां पर उन्होंने बताया कि स्टेम सेल आर अन व्हाट आर द स्टेम सेल, स्टेम सेल आर अनप्रोग्राम्ड सेल दैट कैन डिफरेंशिएट इनटू सेल विद स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब मॉलस डोमेस्टिका का जो स्टेम सेल है वो एक अनप्रोग्राम्ड सेल है। अब ये बॉडी के अंदर जब जाता है दोस्तों, तो ये बेसिकली कोई भी काम नहीं करता। ये कोई बंदा सोच रहा है कि ये मैं एप्पल स्टेम सेल सैलोजन खा रहा हूं, मेरी बीमारी ठीक कर रहा है सैलोजन, सैलोजन बीमारी ठीक नहीं कर रहा। सैलोजन क्या काम कर रहा है दोस्तों, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर जो भगवान ने बनाया है वो इतना पावरफुल है कि वो अपने आप की रिपेयर खुद करता है। जब आपकी आपके मान लीजिए जहां हाथ पे चोट लगी, तो क्या होता है अगर इस पर आपने स्टिचिंग करवाई है या नहीं करवाई, तो क्या हम रोज इसके लिए कुछ कर रहे हैं? हम कुछ नहीं करते। हम जो अपनी डाइट ले रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, पेन किलर ले रहे हैं तो ताकि दर्द ना हो। बट इसको हील कौन कर रहा है?
ये जख्म भरेगा कैसे? वो बॉडी खुद करती है, वो अपने आप ही करती है, वो बॉडी स्ट्रक्चर भगवान ने ऐसा बनाया हुआ है। तो होता क्या है दोस्तों कि जब ये वाले सेल, अब बॉडी के अंदर ऑलरेडी 220 तरह के ऐसे एक्टिव सेल हैं जो बॉडी के सेल को रेजुविनेट करते हैं। अब किसी कारण वजह से वो स्लो हो जाते हैं। स्लो क्यों होते हैं? जो हमने पहले बात की थी, जिसमें से कारण आज हमारी डाइट है, जिसमें से आज पोल्यूशन कारण है, जिसमें से आज फ्री एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा जो बॉडी के अंदर जा रहे हैं, फ्री रेडिकल बहुत जा रहे हैं, वो कारण है। अब जो इतना ज़्यादा पोल्यूशन बॉडी के अंदर जा रहा है, वो क्या करता है, इन जो स्पेशल सेल्स हैं, इन सेलों को वो स्लो कर देता है। वो काम नहीं कर पाते अपना, क्योंकि उनको उनकी प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही। बट जैसे ही ये वाला मॉलस डोमेस्टिका आपकी बॉडी के अंदर, सेलोजन आपकी बॉडी के अंदर जाता है, इसको लेने का तरीका, पहली बात तो एक नॉर्मल आप फूड सप्लीमेंट लो चाहे मेडिसिन लो, उसको लेने के दो ही तरीके हैं। दो ही तरीके की मेडिसिन मार्केट के अंदर है, या फूड सप्लीमेंट मार्केट के अंदर है, कि जा तो टेबलेट के रूप में है, या शेक के रूप में है। शेक हो सकता है, वो लाइट मेडिसिन होती है, जहाँ शेक बना के पीना है, कुछ ऐसी है। अब ये दोनों का प्रोसेस क्या है कि जैसे ही आप इसको निगलोगे, वो बॉडी में जाएगा, बॉडी में जाने के बाद फिर वो ब्लड से प्रोसेस होगा, फिर आपकी बॉडी में जाके वो काम करना शुरू करेगा। बट डॉक्टर फ्रेडजूली ने इस प्रोसेस को भी चेंज किया। उसने देखा कि अगर वाया स्टमक ये स्टेम सेल बॉडी में जाएगा, तो ये उतना फास्ट और उतना बेटर रिजल्ट नहीं देगा। तो इसके लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी क्या लगाई, इसको सबलिंगन टेक्नोलॉजी कहते हैं, कि आपने अपनी जीभ के नीचे इसको रखना है। जैसे ही आप सेलोजन खोलते हो, अपनी जीभ के नीचे रखते हो, तो वो जीभ के नीचे जब रखते हो, तो लगभग 600 तरह की वेन्स जो डायरेक्टली हमारे ब्लड के साथ कनेक्टेड हैं, वो हमारी जीभ के नीचे होती हैं। जैसे ही आपने ये वाला स्टेम सेल लिया, तो वो सीधे आपके ब्लड में घुल जाता है। और जब आपके ब्लड में जाता है, तो ये क्या करते हैं, ये मॉलस डोमेस्टिका जो है वो आपकी पूरी बॉडी में ट्रेवल करना शुरू करता है। अब जहां पर कोई आपका सेल जो है वो बॉडी का काम नहीं कर रहा, ये उसके साथ जाके खड़ा हो जाता है। जब उसके साथ खड़ा होता है, तो क्या करता है, जो सेल स्लो था, इसको ये धीरे 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 एनर्जी देनी शुरू करता है। जब ये अपनी पूरी एनर्जी इस सेल को देता है, तो ये वाला सेल जो ऑलरेडी बॉडी के अंदर था, ये क्या करता है, ये अपना काम प्रॉपर ढंग से करना शुरू कर देता है। तो अब क्या होता है दोस्तों कि जब इसने एनर्जी उस सेल को दी, काम इस सेल ने, मान लीजिए किसी के घुटने के अंदर प्रॉब्लम थी, तो ये घुटने वाले सेल के साथ मिला, उसको एनर्जी दी। अब किसी को डायबिटीज थी, तो ये बीटा सेल के अंदर जाके उसको एनर्जी देनी शुरू करता है, वो वहां बीटा सेल बनने शुरू होते हैं। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम थी, ये कार्डियक सेल के साथ मिलता है, उसको एनर्जी देता है, वो सेल दोबारा काम करना शुरू करता है। बेसिकली दोस्तों, जो मॉलस डोमेस्टिका है, ये आपकी बॉडी को हील करता है, ना कि कोई रिपेयर करता है। ये कोई रिपेयर नहीं करता, रिपेयर बॉडी खुद को करती है। ये सिर्फ उसको एनर्जी जाके प्रोवाइड करता है, जब एनर्जी सेलों को देता है। और दूसरी चीज, ये सेल को एनर्जी देता, देने से क्या होता है कि नए सेल बनने शुरू होते हैं। अब हमने वो बात की थी कि वो सेल वीक क्यों हुए थे, क्योंकि पोल्यूशन बहुत है, आज हमारी डाइट प्रॉपर नहीं है। तो उसके लिए लगभग इसके अंदर 8-9 ऐसे इंग्रेडिएंट है दोस्तों, जो इस सेल, जो नया सेल बना, उसकी नरिशमेंट भी करते हैं। मतलब जो सेल आज बना, उसकी केयर भी तो चाहिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट जो है, वो इसके अंदर ऑलरेडी सेलोजन के अंदर डले हुए हैं। तो जैसे ही आप लेते हो, नया सेल बनाया, स्पेशल सेल ने, बॉडी के अंदर के स्पेशल सेल ने नया सेल बनाया, जो एंटीऑक्सीडेंट बॉडी के अंदर थे, उन एंटीऑक्सीडेंट ने उस नए सेल की प्रोटेक्शन की। तो ये बेसिकली पूरा प्रोसेस है दोस्तों। इसमें कोई मैटर नहीं करता कि किसी पर्सन को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को घुटनों की प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटिक है, किसी की किडनी इशू है, किसी को कुछ भी है। आपकी सेलुलर लेवल की, क्योंकि दो तरह की डिसीज होती हैं दोस्तों, डिसीज नहीं होती बेसिकली। पहली होती है डिसीज, जिसको हम क्या कह सकते हैं, कि जो प्रॉब्लम बॉडी के अंदर बाहर से आती हैं, जिसको बैक्टीरिया वगैरह कहा जाता है, जैसे कि हैजा हो गया, उसके बाद चेचक हो गया, जहाँ मलेरिया हो गया। ऐसे जो वायरस जो हैं, जो बाहर से बॉडी के अंदर आते हैं और बाहर से जब अटैक करते हैं, तो उसका राइट सोल्यूशन जो है वो है मेडिकल साइंस के पास।
क्योंकि हर उस प्रॉब्लम का इशू मेडिकल साइंस ने सॉल्व कर रखा है जो भी वायरस बॉडी के अंदर आता है। बट जब जो प्रॉब्लम हमारी बॉडी के अंदर से पैदा हुई, डायबिटिक कोई इशू नहीं है, बाहर से कुछ नहीं आया। किडनी प्रॉब्लम कोई बाहर से इशू नहीं आया, हार्ट प्रॉब्लम कोई बाहर से इशू नहीं। ये क्या हुआ, आपके सेल डिसबैलेंस हुए। डिसबैलेंस इन द सेंस कि आपके हार्ट के सेल फॉर एग्जांपल रोज 1000 टूट रहे थे, 1000 बनने चाहिए थे, वो नहीं बने। वो क्या हुआ, वो बनने और टूटने की प्रक्रिया डिसबैलेंस हो गई, वो कम हुए। इस वजह से वो सेल जो हार्ट ने पंप करने की उसकी एनर्जी जो है वो कम होती जा रही है, जिस वजह से इशू बॉडी में शुरू है। ये उन डिसबैलेंस प्रोग्राम को बैलेंस करता है। ये आपके सेलुलर लेवल डिसबैलेंस प्रॉब्लम्स को बैलेंस करने का काम करता है। मॉलस डोमेस्टिका सेल जहाँ सेलोजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिसबैलेंस को बैलेंस करता है आपकी बॉडी को। आपकी बॉडी जब बैलेंस होती है तो वो पूरी आपके सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक जितने भी सेल बॉडी के अंदर हैं उन सबके ऊपर ये इक्वली काम करता है। ये हार्ट के लिए स्पेशल नहीं है, ये किडनी के लिए स्पेशल नहीं है, ये स्किन के लिए स्पेशल नहीं है, ये किसी के लिए स्पेशल नहीं है। ये सेलुलर लेवल के हर उस इशू को, डिसबैलेंस प्रोग्राम को बैलेंस करने का काम करता है। तो मुझे लगता है कि मैं जिस ढंग से समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं, जब बताने की जो मुझे समझ है मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो चीजें आपको समझ आ रही होंगी। बाकी की जो जो डिटेल है दोस्तों, ये डॉक्टर फ्रेड जूली का ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल के अंदर ये देखिए डॉक्टर फ्रेड जूली का नाम यहाँ दिया हुआ है, डॉक्टर फ्रेड जूली एंड उसकी टीम का, ये 2008 में ये आर्टिकल आया था। और इस आर्टिकल के अंदर दोस्तों बहुत क्लियरली उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है कि इसको लेने से बॉडी के अंदर से, ये देखिए, इट माइट बी यूज इन द फ्यूचर टू ट्रीट पार्किंसन, अल्जाइमर और डायबिटीज। मतलब ऐसे इश्यूज जिनके बारे में मेडिकल साइंस बात ही नहीं कर सकती कि ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। तो यहां पर डॉक्टर फ्रेड जूली कह रहे हैं कि इसके साथ उसको क्योर किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये बॉडी के डिसबैलेंस सेलुलर लेवल को बैलेंस करने का काम करता है। जब आपकी बॉडी का ये सेलुलर लेवल जो डिसबैलेंस हुआ था वो बैलेंस हो जाएगा, तो इश्यू जो है वो बॉडी के अंदर से अपने आप खत्म होना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट दोस्तों दिए गए हैं, ये फाइटोसेल्टेक डॉक्टर फ्रेड जूली का, ये पेटेंट प्रोडक्ट का जो नाम है, पेटेंटेड नाम, वो फाइटोसेल्टेक टेक्नोलॉजी है। और मॉलस डोमेस्टिका ग्रीन एप्पल का जो है वो इंग्रेडिएंट है। उसके बाद रेड ग्रेप के अंदर से एक उन्होंने स्पेशल इंग्रेडिएंट लिया जिसको सोलर वेटिस कहते हैं। तो ये स्पेशल इंग्रेडिएंट है। उसके बाद मेलन एसओडी। मेलन एसओडी दोस्तों दुनिया में एकमात्र ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कैंसर सेल को बॉडी से बाहर कर सकता है। कैंसर सेल बेसिकली क्या होता है दोस्तों, हमारे कोई भी पर्सन इस धरती पे जब आता है तो उसका एक साइकिल होता है। एक ह्यूमन बॉडी का 100 साल का साइकिल लगभग है, और एक सेल का ऐसे ही लगभग लगभग 9 महीने का एक साइकिल है, कि वो 9 महीने के अंदर अंदर पूरी बॉडी जो है वो रीजनरेट हो जाती है। बट जो कैंसर सेल होता है वो मरना भूल जाता है। अब उसी वजह से क्या होता है कि मान लो किसी के स्किन के अंदर कोई इशू आ जाता है, तो वो लगातार लगातार वहां उसकी साइडों पे जो प्रॉब्लम दिखनी शुरू हो जाती है। रीजन क्या होता है कि डेड सेल बॉडी से बाहर नहीं जा रहा, वो एक ही जगह इकट्ठे होते जा रहे हैं। वो इकट्ठे होने की वजह से क्या होता है कि वो कैंसर वाला हिस्सा बन जाता है, क्योंकि उन सेलों को पता ही नहीं है कि मरना भी है, वो मरते नहीं है, वो बॉडी में एक ही जगह इकट्ठे होते रहते हैं। बट मेलन एसओडी दोस्तों एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो इन सेलों की, जिनकी मेमोरी लॉस हो चुकी थी, उस लॉस मेमोरी को ये दोबारा से उस मेमोरी को ठीक करने का काम करता है। इन कैंसर सेलों की मेमोरी को दोबारा से ये जनरेट कराता है कि उन्हें मरना है। जब इसकी मेमोरी ठीक होती है इस कैंसर सेल की, तो वो बॉडी से बाहर होना शुरू हो जाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट है दोस्तों जो मेलन एसओडी है। उसके अलावा बहुत सारे ये एंटीऑक्सीडेंट है, अकाई बेरी है, एस्ताजेंथिन है, ब्लूबेरी है, CQ10 है। तो ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है दोस्तों जो बॉडी के अंदर, ये आप एक पिक्चर देख रहे हैं दोस्तों, इसके अंदर एक दिखाया गया है कि कैसे ऑक्सीडेशन के साथ एक नॉर्मल सेल की जो हालत होती है। आपका नॉर्मल सेल जो है दोस्तों वो कुछ ऐसे होता है, बट जैसे ही ये पोल्यूशन के कांटेक्ट में आता है
तो और जैसे जैसे उस सेल को ऑक्सीजन मिलनी कम हो जाती है तो उसकी हालत कुछ ऐसे हो जाती है। बट आप जब सैलोजन का एक सैशेट लेते हैं दोस्तों, तो मैं एक बात बताऊं आपको। आपने एक सैशेट अगर सैलोजन का लिया तो आपने एक सिलेंडर ऑक्सीजन ले ली। इतनी ज्यादा मात्रा के अंदर इसके अंदर ऑक्सीजन बॉडी में फ्लो करती है, क्योंकि बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर हैं। तो एक सिलेंडर ऑक्सीजन आप ले लेते हो अगर सिर्फ एक सैशेट आप खाते हो दिन का, तो ये इतना पावरफुल इंग्रेडिएंट है। ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, फ्री रेडिकल क्या होते हैं, ये देखिए पिक्चर के अंदर आपको बहुत आसानी से क्लियर होगा कि हमारी जो बॉडी का सेल होता है दोस्तों वो कुछ ऐसे होता है। ठीक है। अब फ्री रेडिकल जो बॉडी का सेल होता है ये ऐसे होता है। ये जो आप बाहर की ये पिक्चर देख रहे हो, 2 4 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक हेल्दी सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट जो फ्री रेडिकल होता है उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये वाला जो मार्क किया गया, उसके अंदर सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उस वजह से वो क्या करता है कि वो हेल्दी सेल के अंदर से ये फ्री रेडिकल कहाँ से आते हैं, जैसे कोई पोल्यूशन हमारी बॉडी में आया, जैसे कोई आपने कोई हैवी एक्सरसाइज की तो फ्री रेडिकल पैदा होते हैं। तो ऐसे करते हुए डेली की डेली हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल आते हैं। और वो क्या करते हैं, हेल्दी सेलों से एक एक इलेक्ट्रॉन चुराते रहते हैं। जिस वजह से होता क्या है कि आपके हेल्दी सेल जो है वो लगातार डिस्टर्ब होते रहते हैं। बट एंटीऑक्सीडेंट के अंदर ये आप देख रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट के अंदर ये इलेक्ट्रॉनों की भरमार होती है। एक एंटीऑक्सीडेंट के अंदर सैकड़ों ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो जब बॉडी के अंदर जाता है वो क्या करता है, जितने भी फ्री रेडिकल या अनहेल्दी सेल होते हैं वो सबको एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डिवाइड करता रहता है, वो डोनेट करता रहता है। जब वो डोनेट करता है तो क्या होता है कि ये जो डिसबैलेंस करने की प्रक्रिया बॉडी में चलती थी उसको ये एंटीऑक्सीडेंट जो है वो खत्म करना शुरू कर देते हैं। सो सेलोजन बेसिकली दोस्तों ये चीज है कि ये इसका ये पूरी फॉर्मुलेशन दी हुई है किन किन चीजों से जो बना हुआ है। सो ये साइंस दोस्तों अगर आप समझोगे, ये लेने का तरीका है कि इसको लेना कैसे, जीभ के नीचे रखना है इसको। उसके बाद ये सीधा आपके ब्रेन के थ्रू आपके ब्लड के अंदर जाएगा जी। और उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। आप अगर आपकी पानी पीने का सही फॉर्मुलेशन क्या है दोस्तों, कि अगर आपका वेट 60 kg है तो आपको कम से कम 3 लीटर पानी दिन में पीना चाहिए। मतलब हर 20 kg के ऊपर आपको 1 लीटर पानी की जरूरत रहती है। अब आपका वेट कितना है आप उसके हिसाब से करिए। अगर 60 kg है तो 3 लीटर पानी चाहिए, 80 kg है तो 4 लीटर पानी कम से कम चाहिए। बट हम कितना पी रहे हैं वो आप सब लोग जानते ही हैं कि हम कितना पानी पी रहे होंगे। सो ये बेसिक दोस्तों चीजें हैं जो इस प्रोडक्ट के साथ जुड़ी हुई हैं। तो अब इस प्रोडक्ट की अगर दोस्तों बात करते हैं तो ये प्रोडक्ट अपने आप में एक वो चीज है दोस्तों जो आपकी बॉडी के अंदर से हर उस इशू को ठीक कर सकता है जो आपको नहीं दिख रहा।